Assalamualaikum, dear students. This is Anuddin Kibzai and I welcome you all to my YouTube channel English with Anuddin Kibzai. जैसे कि आपको पता है कि हमने एसे राइटिंग और इंग्लिश कंपोजिशन की एक सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू की है, जिसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपने एसे लिखते हुए एग्जाम में एसे की सिलेक्शन कैसे करनी है, किन एरियाज पर आपने फोकस करना है और किस तरह के एसेज आपने अटेम्प्ट नहीं करने हैं। लेक्चर नंबर 2 में फिर हमने डिस्कस किया था कि एसे राइटिंग को हम किस तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें एक पार्ट था आपका ओपिनियन, दूसरा पार्ट था आपके आर्ग्यूमेंट्स और तीसरा पार्ट था आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैंने आपको सेकेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई 3-4 बुक्स रेकमेंड की थी कि जिनको पढ़कर आपके अच्छे सॉलिड और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स बन सकते हैं, कि जिनकी बेसिस पर आप अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आइए ज़रा आप डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन वाले पोर्शन को। ठीक है, कि जब हम बात करते हैं कि आपने अपना ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, और ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो किस तरह होंगे। ठीक है, तो इसलिए जब कभी हम एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, एक चीज आपको काफी सुनने को मिलती है और वो होती है रिटन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब रिटन एक्सप्रेशन के हवाले से स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा एम्बिग्विटी पाई जाती है, और जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आपने 2 चीजों को कंपेयर करना है और एक चीज को आपने प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी है और एक को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है। और वो 2 चीजें कौन सी थी? एक थे आपके आर्ग्यूमेंट्स और दूसरा था आपका एक्सप्रेशन। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम तब होती है, फेलियर इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी होती है वो उसे सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं, और जिसे सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी होती है उसे वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्रेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में एक पॉइंट रहता है कि वो एक्सप्रेशन को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि आर्ग्यूमेंट्स को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। तो एक चीज माइंड में रखें कि आपने आर्ग्यूमेंट्स को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी है, एक्सप्रेशन को आपने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी है। अब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इन अ सेंस अब जरा देखते हैं, जब कभी हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, रिटन एक्सप्रेशन के बारे में, तो रिटन एक्सप्रेशन में हम जब कभी वर्ड्स यूज करते हैं, हम जब कभी वोकैबुलरी यूज करेंगे, तो आपने किस तरह की वोकैबुलरी यूज करनी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक चीज माइंड में रखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो डॉन न्यूज़पेपर से या जारी वर्ड्स या बाकी दूसरे सोर्सेज से वो मुश्किल वोकैबुलरी जो है वो उसे क्रैम कर लेते हैं, और फिर जब कभी वो ऐसे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या कोई दूसरा सब्जेक्टिव पेपर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें वो कोशिश करते हैं कि वो मुश्किल से सीखी हुई डॉन या जारी वोकैबुलरी जो है वो उसे यूज कर लें। तो इसलिए आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि आपने वोकैबुलरी के पीछे नहीं भागना। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, आपके पास स्टैटिस्टिक्स जो हैं, रेफरेंसेस जो हैं, कोटेशंस हैं, वो कितने कन्विंसिंग हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने रिटन एक्सप्रेशन या लैंग्वेज को सिर्फ यूज करना है एज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और आपने कम्युनिकेट क्या करना है? आपने अपना ओपिनियन, सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसकी जो जस्टिफिकेशन है आपके ओपिनियन की, आपने वो कम्युनिकेट करनी है। तो आपने जब भी उसकी कम्युनिकेशन की बात करनी है, तो कम्युनिकेशन ऑलवेज इज अ सक्सेसफुल वन, कि जब पढ़ने वाला जो है या सुनने वाला जो है वो ना सिर्फ आपकी बात को सुने और पढ़े, बल्कि उसे आसानी से समझ आ भी जाए। और अगर आप कोशिश कर रहे होंगे कि डॉन और जियारी वाली डिफिकल्ट वोकैबुलरी उसमें यूज करें ताकि आप उसे इम्प्रेस कर सकें, तो उससे एग्जामिनर इरिटेट होता है।
ठीक है। तो इसलिए एक्सप्रेशन में आप एक चीज मान में रखें कि जो वोकेबलरी या वर्ड्स आप यूज करेंगे, आपने सिंपल और कॉमन वोकेबलरी एंड वर्ड्स यूज करने हैं। अच्छा, एक तो ये हो गई एक्सप्रेशन से रिलेटेड बात। दूसरी आपने एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जब कभी आप डिफरेंट टाइप्स के एसेज लिखते हैं, अब सपोज आपका इकोनॉमी से रिलेटेड एसे जो है वो आपने बड़ा अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, या आप उससे रिलेटेड एसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अब अगर आप इकोनॉमी से रिलेटेड एसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें जो डिफरेंट आप टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे वो भी इकोनॉमी से रिलेटेड ही हो, यानी ऐसे पढ़ने वाले को ये लगे कि यार वाकई ये इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसे है, ठीक है। अब उसमें फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं कि बजट डेफिसिट के बारे में, आप बात कर सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, आप बात कर सकते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस के बारे में। यानी ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज हैं कि जो भी पढ़ने वाला होगा उसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार यस द एसे इज समथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमी। या फिर अगर आप ऐसे कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड, ठीक है, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो आपने अटेम्प्ट करते हुए उसकी जो अपनी कुछ टिपिकल टर्मिनोलॉजीज होती है आपने जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में आपने बात करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आईआर से रिलेटेड है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसमें आईआर से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूज करनी है, ठीक है। यानी आपका ऐसे जो है वो एक्सप्रेशन के मामले में बिल्कुल फ्लैट ना लगे, बल्कि पढ़ने वाले को लगे यार कि वाकई किसी पढ़े लिखे बंदे ने ही ये ऐसे अटेम्प्ट किया हुआ है। तो इसलिए कोशिश करें कि वोकैबुलरी क्या हो, बड़ी सिंपल सी हो, कॉमन सी हो, कोई डॉन या जारी वाली डिफिकल्ट वोकैबुलरी वो आपने यूज नहीं करनी है, क्योंकि उससे एग्जामिनर सिर्फ इरिटेट ही होगा। अच्छा, उसके अलावा आपने फिर एक चीज मान में रखनी है जब हम बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। अब जब अगर आप राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, इफ यू आर वेरी गुड एट राइटिंग, तो आप लॉन्ग सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, आप उसमें कंजंक्शन यूज करें या आप उसमें डिफरेंट पंक्चुएशंस यूज करें, देयर इज नो हार्म इन इट। और अगर आप पंक्चुएशंस को, कंजंक्शंस को हैंडल नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि अपने सेंटेंसेस बड़े सिंपल और शॉर्ट ही रखें, लॉन्ग सेंटेंसेस ना रखें, वरना वो रन ऑन सेंटेंसेस हो जाएंगे, उससे आपका एक बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये चीज आपने मन में रखनी है। और जब हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे उसमें फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, ठीक है। इसको फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अच्छा एक एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से पोर्शंस में कौन से उसके सब पोर्शंस होंगे, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।